नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की और आपको बता दें कि उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध चार धाम यात्रा की आगामी 10 मई से शुरुआत होने जा रही है। लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले केदारनाथ में स्थानीय लोगों और तीर्थ पुरोहितों ने सरकार और प्रशासन के सामने धर्म संकट खड़ा कर दिया है। स्थानीय लोगों और तीर्थ पुरोहितों की माने तो धाम में मास्टर प्लान के तहत जो पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं उनकी रफ्तार धीमी है, जो यात्रा के समय स्थानीयों और यात्रियों के लिए परेशानियों का सबब बन सकता है। ऐसी दशा में पुनर्निर्माण के कार्य अधूरे होने पर स्थानीय लोग यात्रा को अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे, जिसके बाद सवाल यह है कि आगामी 10 मई को शुरू होने वाली यात्रा की सुगम शुरुआत आखिर कैसे होगी और जनता की परेशानियों को दूर किए बिना इस यात्रा की सफलता की उम्मीद कैसे की जा सकती है। ये हालात, ये तस्वीरें हैं केदारनाथ की, जहां उत्तराखंड में 10 मई को बाबा केदारनाथ धाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है और कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही स्थानीय लोगों का विरोध सामने आने लगा है, जिसमें अब तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज का भी स्थानीय लोगों को समर्थन मिलने लगा है। लोगों की नाराजगी की वजह धाम में हो रहे पुनर्निर्माण के कार्यों की धीमी रफ्तार है, जिसमें काम तो शुरू कर दिए गए, लेकिन पूरे कब होंगे ये कहना भी जल्दबाजी होगी, यानी काम अधूरे हैं। दरअसल केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत कार्य हो रहे हैं, जिससे केदारपुरी और भव्य और दिव्य लग सके। स्थानीय लोग इन कार्यों का समर्थन करते हैं, लेकिन अब इन कार्यों से उनकी रोजी रोटी प्रभावित होने लगी है, इसीलिए उनका विरोध शुरू हो चुका है। स्थानीय लोगों के घरों और दुकानों के बाहर जिस प्रकार से खुदाई और गड्ढे बनाए गए हैं, उससे जनता को परेशानी होने लगी है। केदारनाथ से कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत की माने तो सरकार केंद्र के दबाव में कार्य कर रही है, जिससे धामों में होने वाले काम राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं, यानी यात्रा पर सियासी युद्ध छिड़ चुका है। सारे दावों के बाद भी मास्टर प्लान पिछले साल भी था, सरकार भी यही थी और प्रशासन भी यही था। सारे दावों के बाद भी केदारनाथ में जिस किस्म की अव्यवस्था देखी गई सड़क से लेकर के और केदारनाथपुरी तक के, वो अक्षम्य है। हम आशा करते हैं कि इस बार प्रशासन कुछ उससे सुध ले और जनहित के कदम उठाए। जो सुनने में आ रहा है कि दुकानें, टेंट, किले स्पेस सब नीलाम करने वाले हैं, तो फिर तो उत्तराखंड को नीलाम पे लगा दें। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खुल रहे हैं और उसे लेकर तैयारियां पूरी तेज़ी से चल रही हैं। वहाँ पर जो मास्टर प्लान है उसको लागू करने के लिए काम प्रारंभ हो गया है और कुछ स्थानों पर खुदाई भी की गई है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने आपत्ति की है कि इससे यात्रा में दिक्कत आने वाली है। लेकिन जैसा कि मुख्य सचिव महोदया ने भी कहा है कि सभी काम निश्चित तारीख तक पूरे कर लिए जाए, लेकिन अगर कोई दिक्कत होगी तो निश्चित तौर पर उसको दूर किया जाएगा। वहीं शासन दावा कर रहा है कि हालात जल्द ही ठीक हो जाएंगे। उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की माने तो उन्होंने अधिकारियों को तय समय पर कार्य पूरे करने के निर्देश दे दिए हैं। ओवरऑल स्टेट से भी हम लोग निरंतर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जितने भी विभाग लगे हुए हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग है वो सही समय पे सड़कों का पूरा काम कर ले, लेबर को डिप्लॉय कर दे, हेल्थ डिपार्टमेंट को यहाँ पे सारे हॉस्पिटल्स को ऑपरेशनलाइज करना है, उनके लिए जो मशीन्स वगैरह खरीदनी है वो टाइम से प्रोक्योरमेंट हो जाए, डॉक्टर्स की पोस्टिंग यहाँ पे करनी है, बाकी अधिकारियों को तैनात करना है, पुलिस विभाग का यहाँ पे जो पुलिस कंट्रोल रूम बनेगा, कमांड सेंटर, उसकी भी तैयारी करनी है। तो जो भी विभाग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका स्टेट लेवल से भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज यहाँ मौके पे देख के भी निर्देश हम लोग दे रहे हैं कि सब काम सही समय से हो। जून 2013 की भीषण आपदा के बाद से ही केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं।
लेकिन तब से लेकर अब तक स्थानीय लोगों की समस्याओं का कोई स्थायी हल नहीं निकल पाया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या परेशानी या समस्या का असल कारण स्थानीय लोगों को निर्माण कार्यों से पहले भरोसे में ना लेना है। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो केदारनाथ धाम की अव्यवस्थाओं और जनहितों के कार्य को लेकर पूर्व विधायक मनोज रावत ने राज्य सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। बीते साल सड़कों से लेकर मूलभूत व्यवस्थाओं का उदाहरण देते हुए उसमें सरकार को इस साल बेहतर व्यवस्था देने की उम्मीद जताई। तो वहीं केदारनाथ में टेंट और दुकानों के टेंडर प्रक्रिया पर भी स्थानीय लोगों के साथ हो रहे अनहितों पर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रशासन स्थानीय हितों के साथ केदारनाथ धाम की पौराणिक यात्रा को बनाए रखे ताकि भविष्य में केदारनाथ में यात्रा संभव हो सके। सारे दावों के बाद भी मास्टर प्लान पिछले साल भी था, सरकार भी यही थी और प्रशासन भी यही था। सारे दावों के बाद भी केदारनाथ में जिस किस्म की अव्यवस्था देखी गई सड़क से लेकर के और केदारनाथ पुरी तक के, वो अक्षम्य है। हम आशा करते हैं कि इस बार प्रशासन कुछ उससे सुध ले और जनहित के कदम उठाए। जो सुनने में आ रहा है कि दुकानें, टेंट, किले स्पेस सब नीलाम करने वाले हैं, तो फिर तो उत्तराखंड को नीलाम पे लगा दें। अगर इस सरकार का यही मकसद है, देखिए केदारनाथ धाम पर पहला अधिकार रोजगार का परंपरागत ढंग से उन लोगों का है जिन लोगों की सैकड़ों पीढ़ियों ने केदारनाथ धाम को बचाए रखा, पूजित होने रखा, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वहाँ पूजा के लायक माहौल बनाया। तो उन लोगों के हकों के साथ कोई कुठाराघात नहीं होना चाहिए। तो वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कामों का जायजा लिया, जहां उन्होंने अधिकारियों को तय समय पर निर्माण काम पूरा करने के निर्देश दिए। केदारनाथ धाम पहुंचकर मुख्य सचिव ने धाम में हो रहे पुनर्निर्माण के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट जानी। मुख्य सचिव ने कहा कि 10 मई से धाम के कपाट खुलने के साथ यात्रा शुरू हो जाएगी। ऐसे में अगर निर्माण अधूरे होंगे तो फिर श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती है। कि जो केदारपुरी में रिकंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसमें यहाँ पे पूरी टीम लगी हुई है। सभी विभाग के अधिकारी हैं, डीएम भी हैं यहाँ पे, सचिव पर्यटन हैं, जो ओएसडी हैं खुलबे जी। हम सब लोगों ने यहाँ पे निरीक्षण किया और सभी काम शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है। और यही निर्देश दिए गए हैं कि 10 मई को जब कपाट खुलेंगे उसके पहले जितने भी काम पूरे होने उनको समय से पूरा कर लें और श्रद्धालु जो आए उनको कहीं कोई कठिनाई ना हो। उसके लिए नए इनिशिएटिव्स भी बहुत सारे लिए जा रहे हैं। उनको कियोस्क बना के भोजन की सुविधा रहेगी। मंदाकिनी पथ से जाएंगे वो दर्शन करने के लिए, वो एक नई व्यवस्था रहेगी। बहुत सारे नए टॉयलेट्स भी बनाए जा रहे हैं जिससे श्रद्धालुओं को कहीं भी कोई कठिनाई ना हो। ओवरऑल स्टेट से भी हम लोग निरंतर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जितने भी विभाग लगे हुए हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग है, वो सही समय पे सड़कों का पूरा काम कर ले, लेबर को डिप्लॉय कर दे। हेल्थ डिपार्टमेंट को यहाँ पे सारे हॉस्पिटल्स को ऑपरेशनलाइज करना है, उनके लिए जो मशीन्स वगैरह ख़रीदनी है वो टाइम से प्रोक्योरमेंट हो जाए। डॉक्टर्स की पोस्टिंग यहाँ पे करनी है, बाकी अधिकारियों को तैनात करना है। पुलिस विभाग का यहाँ पे जो पुलिस कंट्रोल रूम बनेगा, कमांड सेंटर, उसकी भी तैयारी करनी है। तो जो भी विभाग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका स्टेट लेवल से भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज यहाँ मौके पे देख के भी निर्देश हम लोग दे रहे हैं कि सब काम सही समय से हो। तो 10 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा की तैयारी में पुलिस बल जुटी हुई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन, डीआईजी गढ़वाल समेत एसएसपी, एसटीएफ, सेनानायक एस संबंधित विभागों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। चारों धामों में सुरक्षा व्यवस्थाओं का ऑडिट का जायजा लिया गया और क्षतिग्रस्त मार्गों को समय से ठीक करने के निर्देश दिए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज तेलंगाना के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने
2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सीएम धामी ने निजामाबाद से भाजपा प्रत्याशी अरविंद धर्मापुरी के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ही चुनावी प्रचार किया और रोड शो भी किया, जहां सीएम धामी को देखने और अपना समर्थन देने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। आज मैं आप सबके बीच में देवभूमि से एक संदेश लेकर हमारे लोकसभा के कैंडिडेट भाई अरविंद धर्मपुरी जी के समर्थन में आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं, आप सबसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं कि आप सबको इनका आशीर्वाद चाहिए, आपका वोट चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। उसके लिए आप सबके बीच में आया हूं। और मैं जो आप सबके बीच में इतनी भीषण गर्मी में जो है आप सबकी ऊर्जा देख रहा हूं, आपके अंदर में जो जोश देख रहा हूं, जो आपकी एनर्जी को मैं महसूस कर पा रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली बार जितनी मतों से, जितने वोटों से आपने पिछली बार इनको आपने विन किया था, इस बार उससे कहीं ज्यादा वोटों से आप सब इनको जिताकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन देने वाले हैं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में आज पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश का डंका बजा है। पूरी देश का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर फैला है। भाइयों बहनों, किसी से छिपा हुआ नहीं है, हम सब जानते हैं। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, आज भारत एक सूत्र में एकता के साथ संगठित होकर विकास के रास्ते पर आगे चल रहा है। आपने देखा होगा देश के अंदर कोरोना महामारी आई थी। कोरोना महामारी के समय में भी जब दुनिया के बड़े बड़े देश अव्यवस्थित हो गए, उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से लड़खड़ा गई, खराब हो गई, उनका मैनेजमेंट बिगड़ गया, ऐसे समय में भी हमने उन अंग्रेजों को जिन्होंने 200 वर्षों तक हमारे देश के अंदर शासन किया, हमारे ऊपर राज किया, उस ब्रिटेन को पछाड़कर, उस इंग्लैंड को पछाड़कर, उन अंग्रेजों को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भाइयों बहनों, आज हर क्षेत्र में भारत का परचम लहरा रहा है। आपको याद होगा एक समय हमारे देश के जवान जो सीमाओं पर देश की रक्षा करते थे, अगर गोली आती थी, बॉर्डर के उस पार से गोली आती थी, तो उनको गोली का जवाब देने के लिए पूछना पड़ता था कि नहीं पूछना पड़ता था, ऑर्डर लेना पड़ता था। लेकिन मोदी जी के बनने के बाद अब जवानों को गोली का जवाब देने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। भाइयों बहनों, अब भारत की सेना गोलों का जवाब तोप से देती है या गोलों से देने का काम करती है। आज पूरा विश्व भारत की जो आर्थिक शक्ति हो या हमारी जो सामरिक शक्ति हो, उसके आगे आज पूरी तरह से आज नतमस्तक है। कोई दुश्मन हमको आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता है। आज कश्मीर के अंदर अलगाववाद समाप्त हो गया, आतंकवाद समाप्त हो गया, जिहाद समाप्त हो गया। लेकिन कांग्रेस के समय में वहां धारा 370 60 सालों तक कांग्रेस का शासन रहा, लागू नहीं, भाई साहब उसको हटा नहीं पाई ये सरकारें, क्योंकि उनके मन में केवल एक बात थी, तुष्टीकरण करना है। तो उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने महेंद्र भट्ट समेत कई नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई। आपको बता दें कि महेंद्र भट्ट उत्तराखंड से निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए। इसके पहले पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी 6 सालों तक राज्यसभा सांसद के तौर पर काम किया। रखूंगा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। महेंद्र भट्ट निर्वाचित सदस्य राज्यसभा। उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य हैं महेंद्र भट्ट।
भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। महेंद्र भट्ट उत्तराखंड से चुने गए हैं, राज्यसभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुए हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस मुख्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में बैठक की गई। इसमें कांग्रेस महानगर पालिका के लोग भी शामिल हुए। उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव पर पोलिंग बूथों में हुई गड़बड़ियों पर चर्चा होने के साथ ही प्रदेश में आने वाले निकाय चुनाव और उसकी तैयारी को लेकर भी चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव में कई बूथों की लिस्ट से नाम गायब होना, दूसरे वार्डों के बूथों पर वोट डालना जैसी गड़बड़ियां सामने आई थी। इसके साथ ही आगामी निकाय चुनाव के लिए आरक्षण तय न होना, ओबीसी वर्ग की कुछ दिक्कतों पर भी चर्चा की गई और जल्द ही इन सभी शिकायतों और सुझावों को जिलाधिकारी को भेजा जाएगा। सामान्य औपचारिक हमारी चर्चा थी। महानगर पालिका के काफ़ी लोग आज पीसीसी में थे और उन लोगों ने कहा कि हमको अगला चुनाव, क्योंकि वो लिस्टें बनने लगे, उस पर चर्चा थी और किस तरीके से वोट्स में गड़बड़ियाँ हुई हैं, लोगों के नाम गायब हुए हैं, दूसरे वार्ड के लोगों के नाम दूसरे वार्ड में डाले गए हैं और कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ कि भवन के नंबर नहीं डाले गए हैं, जिससे बहुत बड़ा गड़बड़ लग रहा है। अभी तक जो है जो आरक्षण है उसकी घोषणा नहीं हुई है। ओबीसीज़ में भी कुछ किस्म की दिक्कतें आ रही थी। कई लोग ऐसे हैं जो अपने गांव के हिसाब से ओबीसी हैं, लेकिन यहाँ उनको ओबीसी नहीं दर्जाया गया है। तो उन सब चीज़ों पे चर्चा थी, टेक्निकल एक ये चर्चा थी आज, और उन सभी तकनीकों पे बात हुई है और अपने अपने तरीके से हम शिकायतें भी दर्ज करने वाले हैं और जहाँ कोई सुझाव देने हैं उसको भी हम सुझाव के रूप में डीएम को देंगे। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है और हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सियासी दलों ने भी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस जहां पार्टी के पार्षदों के साथ बैठक कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी कमर कस चुकी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतोरा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए रण पूरी तरह से सज चुका है। इस निकाय चुनाव के लिए चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस की तरफ से पार्षदों की बैठक लेनी शुरू हो चुकी है ताकि इस निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल की जा सके और कम से कम उत्तराखंड के निकायों पर कांग्रेस का कब्जा हो सके। कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर भाजपा के उन जुमलों की याद दिलाने का काम यहाँ पर किया जो चुनाव से पहले भाजपा ने यहाँ पर जनता के सामने रखे थे। और कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भाजपा की तरह नहीं बल्कि अब जनता उन वायदों पर काम करती है, उन नारों पर विश्वास करती है जो धरातल पर उतरने का काम करते हैं। कांग्रेस की तरफ से निकाय चुनाव के लिए पूरी कमर कस ली गई है, लगातार बैठकें की जा रही है ताकि इस निकाय चुनाव में तैयारी की जा सके और बड़ी जीत हासिल की जा सके। ये कह सकते हैं कि हाईकोर्ट में जिस प्रकार से सरकार के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा और कहा है कि अब निकाय चुनाव तय समय पर होंगे, इन्हीं प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि निकाय चुनाव के लिए उत्तराखंड का जो रण है, जो मैदान है, वो तैयार हो चुका है और जल्द ही चुनाव होंगे। कैमरामैन अफिना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। खबर देहरादून से है, जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की 105वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने साथियों के साथ पहुंचकर बहुगुणा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। तो वहीं दल बदल पर तंज कसते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि संसदीय इतिहास में भी कई नेताओं ने समय समय पर दल बदल किया है। किसी ने सिद्धांतों के चलते तो किसी ने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते दूसरे दल में शामिल अपने आप को किया है, लेकिन आज तो नेता कपड़ों की तरह दल बदल रहे हैं। आदरणीय बहुगुणा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर पधारे। बहुगुणा जी, जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे पूरे उत्तराखंड की नहीं बल्कि देश की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के और स्वतंत्रता संग्राम के बाद, देश की आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो भारत के नवनिर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर के, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य से लेकर के, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फिर भारत सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री के रूप में, और उसके अलावा देश के गरीबों, शोषितों, अल्पसंख्यकों, दबे हुए, कुचले हुए वर्ग, किसानों की आवाज़ बहुगुणा जी हमेशा रहे।
उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव होने के बाद तमाम पार्टियों के नेता कार्यकर्ताओं का आभार जता रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के रुड़की जिलाध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह ने भी चुनाव में जी जान से मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं का आभार जताया। साथ ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हो रही सियासत पर बीजेपी सरकार को घेरा। लोगों ने कांग्रेस के 2024 के चुनाव में प्रत्याशी के लिए काम किया, समर्पित भाव से जिन्होंने मतदान किया, कार्यकर्ताओं को जागरूक किया, मतदाताओं को जागरूक किया, कांग्रेस के पक्ष में जिन्होंने अपना समय तन मन धन से दिया, उनका साधुवाद करने के लिए, और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक जी द्वारा लगाए गए अनर्गल आरोपों को झूठा करार करने के लिए, उन्हें आधारहीन जो उन्होंने बातें कही हैं कांग्रेस के खिलाफ, इस संबंध में प्रेस आयोजित की। तो वहीं उत्तराखंड के जंगलों में बढ़ रही घटनाओं पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस में भी सरकार पर जुबानी हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सरकार चुनाव में मस्त है, वन विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं और खामियाजा उत्तराखंड की जनता को जंगलों की बढ़ती हुई आग से होने वाले नुकसान के रूप में भुगतना पड़ रहा है। वनाग्नि के प्रति सरकार बिल्कुल लापरवाही है, सरकार गंभीर नहीं है। वन महकमा ने तो ऐसी कहावत को चरितार्थ किया कर रहा था कि रोम जल रहा है, नीरू बंसी बजा रहा है कि कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं वन के अधिकारी। चारों तरफ जंगल धधक रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो रहा है, जैव विविधता का नुकसान हो रहा है, पशु पक्षियों को नुकसान हो रहा है, जंगली जानवर भाग रहे हैं और सरकार, पूरी सरकार के मंत्री चुनाव में व्यस्त हैं, मस्त हैं और उत्तराखंड को करोड़ों रुपए की चपत लग रही है, सरकारी नुकसान हो रहा है, लेकिन वन महकमा कुछ नहीं देख रहा है। मुख्यमंत्री एक दिन आ रहे हैं, ठीक है, मीटिंग कर ले रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं, और सरकारी अधिकारी या वन विभाग के वन महकमे के अधिकारी मुख्यमंत्री का निर्देश। मसूरी गलोगी पावर हाउस के सामने के जंगल में अचानक से भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं आग लगने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हुई, जिससे कि आग पर काबू पाया जा सके। आग लगने से बेशकीमती वन संपदा और जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचा है। डिप्टी रेंजर जगजीवन राम ने बताया कि अचानक से गलोगी पावर हाउस के सामने के जंगल में आग लग गई, जिससे पूरे क्षेत्र में धुआं फैल गया। वहीं वन विभाग द्वारा अपनी टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया। साथ ही लोगों से अपील की गई कि गर्मी के सीजन में जंगल में किसी प्रकार की आगजनी ना करें। कोई भी व्यक्ति अगर जंगल में बेवजह आग लगाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में वनाग्नि की घटना लगातार बढ़ रही है और जंगलों में आग की बढ़ती घटनाओं से रोजाना विभाग और सरकार को बड़ा नुकसान हो रहा है। फायर सीजन में अब तक 490 वनाग्नि की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 581 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हो चुका है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय केंतुरा। गर्मियों की शुरुआत से ही लगातार उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने लगी है। फरवरी से जो फायर सीजन शुरू हुआ था उसमें अब तक 490 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज हो चुकी है। 581 मामले, ये कह सकते हैं कि इन मामलों में जो जंगल का जो हेक्टेयर है, यानी 581 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुका है। विभाग को अब तक 12 लाख से ज़्यादा का नुकसान इस वन संपदा के जलने से हो चुका है। अब भी ये कह सकते हैं कि विभाग की जो कार्य योजना है वो धरातल पर उतनी नज़र नहीं आ रही है प्रभावी रूप से जितनी होनी चाहिए थी, और अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। ऐसे में अगर विभाग अब भी नहीं चेता है तो फिर उत्तराखंड में आने वाले दिनों में जो जंगलों की आग है और बढ़ती हुई नजर आएगी और विभाग को बड़ा नुकसान हो सकता है। और उत्तराखंड में जिस प्रकार से जंगल हैं, वन संपदा है, ऐसे में बड़ी कीमती होती है, और अगर उन वनाग्नि की घटनाओं में संपदाएं जलकर राख हो जाती है तो फिर सरकार को भी राजस्व के रूप में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये कोशिश विभाग की तरफ से की जा रही है कि कुछ प्रभु की कृपा हो और बारिश भी हो जाए और जो कार्य योजना धरातल पर विभाग ने बनाई है वो भी सही रूप से इंप्लीमेंट हो सके, तो फिर ये वनाग्नि की जो घटना है वो नियंत्रण पर पाई जा सकती है। कैमरामैन सुनील साथ अभय केंतुरा, इंडिया। खबर देहरादून से है, जहां नशा तस्करों पर दून पुलिस ने कड़ा प्रहार किया है। मादक पदार्थों की बड़ी खेप के साथ 3 नशा तस्करों को अलग अलग थाना क्षेत्रों से दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 105 नशीले इंजेक्शन, 720 नशीले कैप्सूल, 410 नशीले टैबलेट और 850 ग्राम अवैध चरस बरामद किया।
तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।